नॉन मेटल। तो देखिए अधातुएं क्या होती हैं, नॉन मेटल जो है वो क्या होती है, अधातुएं क्या होती हैं। तो देखो अधातुओं की सिंपल सी बात है, जैसे धातुओं में हमने पढ़ा कि उनमें से करंट पास हो जाता है, तो अधातुओं में से करंट पास नहीं होता। समझ में आ रही है इतनी बातें? क्या लिखोगे, इनमें से करंट पास नहीं होता, इसीलिए इन्हें कुचालक कहा जाता है। किसका? विद्युत और ऊष्मा का, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। यानी इंग्लिश में बात करेंगे, इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए इस बात को? ठीक है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक। तो एकमात्र ऐसी अधातु, आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए, एकमात्र ऐसी अधातु जो विद्युत की या ऊष्मा की क्या होती है बच्चों? कुचालक होती है, सॉरी सुचालक होती है। सभी अधातुएं हमने क्या बोला कि ये क्या है? कुचालक है, इंसुलेटर है। लेकिन एग्जाम में पूछा जाए कि एकमात्र ऐसी अधातु जो सुचालक होती है, बताइए, पता है? पेंसिल का सिक्का किसका बना हुआ होता है? ग्रेफाइट का। ठीक है, पेंसिल के ऊपर रबड़ या फिर लकड़ी चढ़ाने का यही मतलब होता है कि ग्रेफाइट में से करंट पास हो जाता है। समझ में आई कि पेंसिल के ऊपर रबड़ या आपसे पूछा जाए लकड़ी क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि ग्रेफाइट का जो सिक्का होता है ना, उसमें से क्या पास होता है? करंट पास होता है। तो अगर ऐसे भी पूछ ले एग्जाम में क्वेश्चन कि एकमात्र ऐसी अधातु जिसमें से करंट पास हो, वो कौन है? ग्रेफाइट। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी धातु जिसमें से करंट पास हो जाए, हीट पास हो जाए, वो क्या आएगी? आपकी ग्रेफाइट आएगी, ग्रेफाइट। ठीक है, ओनली वन नॉन मेटल विच पासिस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी आप बोल सकते हो कि वो क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। समझ रही हो इस चीज को? अब सीरियल वाइज आप किसको पढ़ेंगे? नॉन मेटल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितनी भी गैसेस आती है अपनी, वो सारी की सारी किस में आती हैं? नॉन मेटल में, अधातुओं में। ठीक है, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले जो है ऑक्सीजन की हेडिंग डालिएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिंबल क्या होता है? O। ठीक है, O। अब एक चीज और देखो कि इसकी खोज पूछ ले एग्जाम में कि इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी परिस्टले ने। किसने की थी? परिस्टले ने। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई? परिस्टले के द्वारा। एक ट्रिक लिख लो आप, उसमें ना 3-4 गैसें जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वहां से पूछ लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। नर, आप, हक, हीर। ये ट्रिक है अपनी। ठीक है, नर, आप, हक, हीर। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। नर, न से क्या होता है? नाइट्रोजन। और फिर रे से क्या होता है बच्चों? रदरफोर्ड। यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नाइट्रोजन की खोज किसने की है, तो आंसर क्या आएगा? सॉरी, रदरफोर्ड। उसके बाद में चलिएगा आप। आ से क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज किसने की? पैसे, परिस्टले। नाम ऊपर लिखे। कई बार पता है क्या, कई बुक्स में ये लिखा आता है शीले। क्या लिखा आता है? शीले। तो ये इसी से रिलेटेड है, परिस्टले, है ना? ये वहीं से लिया है इन्होंने, शीले भी वहीं से उठाया, एक ही नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हक है से हाइड्रोजन, कैसे कवेंडिश, कवेंडिश। ठीक है, हीर, ही से हीलियम, रे से रैमजे, रे से रैमजे। समझ गई? तो आगे वाले जो भी आप गैसेस करेंगे, जैसे हाइड्रोजन करेंगे, नाइट्रोजन करेंगे या हीलियम बढ़ेंगे, तो आप
आपको ये नाम ऑटोमेटिकली ध्यान में रहनी चाहिए। देखो, न से नाइट्रोजन, र से रदरफोर्ड, आ से ऑक्सीजन, पै से प्रिस्टले, है से हाइड्रोजन, कै से कैवेंडिश, शी से हीलियम, रै से रेंजी। समझ गए? ठीक है, मिटा दूं इसको, हो गया नोट। चलिए उसके बाद चलिए हाइड्रोजन पे वापस। तो ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु संख्या 8। परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है 8। चलो, एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये जो एटॉमिक नंबर हमने लिखा, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? परमाणु संख्या हिंदी में बोलते हैं, क्या होती है ये? हमने लिखा 8, ये किस बेस पे बनाया? परमाणु संख्या की डेफिनेशन क्या है? हाँ जी बताओ, परमाणु संख्या क्या होती है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एनीवन बोलिए। देखो, ये जो परमाणु संख्या है ना, पहले तो हिंदी में लिखिए फिर देखते हैं। किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट या इन एनी एटम। समझ गए? ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा या, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? कि या तो प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी, मान लीजिए कि ये कोई एटम है, ये कोई भी परमाणु है, इसका बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं नाभिक। इंग्लिश में बोलोगे बच्चों न्यूक्लियस। हाँ जी ठीक है, क्या बोलोगे? न्यूक्लियस। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट डालकर लिख लीजिए, परमाणु के अंदर नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के अंदर नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई? रदरफोर्ड के द्वारा। समझ गए? तो देखो, ये जो नाभिक है ना, न्यूक्लियस है, इसके अंदर अगर हम देखिए मूल कण की बात करें, बेसिक जो कण होते हैं उनकी बात करें, बेसिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो 3 होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 3। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है आपको पीछे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब ये जो प्रोटॉन होता है ना अपना, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बिल्कुल बेसिक साइंस कर रहे हैं आप, बिल्कुल बेसिक, लेकिन इनको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव। अब ये जो नाभिक है ना, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु के नाभिक में किसका वास होता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु के नाभिक में किसका वास होता है, यानी कौन रहता है, कौन प्रेजेंट, हु प्रेजेंट इन एटम न्यूक्लियस, कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ गए? और इसके बाहर जो चक्कर लगाता है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा जाए न्यूक्लियस के बाहर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, तो मैंने परमाणु संख्या की डेफिनेशन क्या बताई, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या बताई कि किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होते हैं। समझ रहे हो? आपसे एग्जाम में पूछा जाए किसी भी तत्व में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डैश होते हैं, ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, तो बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ गए? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बराबर होंगे। अब एक चीज और नोटिस करो कि या तो आप प्रोटॉन को काउंट कर लो या इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो, वो आपके पास क्या आ जाएगा? परमाणु संख्या।
तो एक तो मैंने ये डेफिनेशन दे दी, किसी भी तत्व में उपस्थित, तो इस तत्व की जगह या तो आप परमाणु भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, परमाणु, तो भी डेफिनेशन क्या रहेगी, सेम, कि किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं किसी भी नाभिक में, तो क्या ये डेफिनेशन सही है, गलत हो जाएगी, क्योंकि नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं, कौन रहते हैं, प्रोटॉन। तो यह आएगा किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या। समझ रहे हो ना इस चीज को, क्या मैंने बदला क्या है, यहाँ पे परमाणु की जगह क्या लिख दिया, नाभिक, क्योंकि नाभिक में कौन कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। समझिए, इलेक्ट्रॉन तो होता ही बाहर है। किसको समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ भाई, पीछे समझ में आ गया, इधर ओके, गम सारा का सारा बेसिक चीजें हैं और इनके बिना केमिस्ट्री अधूरी है आगे, समझ गए, ठीक है ना। चलिए, तो उसी तरीके से परमाणु संख्या हमने देख ली कि अब जो ऑक्सीजन की 8 होती है, तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ लिए जाए 8 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिए जाए 8 होंगे, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर आप, ये इस यहीं से, तो ऑक्सीजन के और क्या प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीजन के और क्या गुण हैं। तो ऑक्सीजन खुद नहीं जलती लेकिन जलाने का काम करती है। आपसे पूछा जाए एक ऐसी गैस जो खुद नहीं जलेगी लेकिन जलाने का काम करेगी, लिखते रहना ये साथ के साथ, जो बोलूं, जिसको आती है वो अलग बात है, जिसको नहीं आता वो तो लिख लेना। एक ऐसी गैस जो खुद नहीं जलती लेकिन जलाने का काम करती है, वो क्या होती है, ऑक्सीजन। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं किससे, फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। तो इस प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे किस गैस का प्रयोग करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस गैस का प्रयोग करते हैं, किस गैस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो क्या बताते हो आप, सही है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब मैं बोलूं कि पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, गलत, दोनों छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, पीपल और बरगद वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन, वो तो अपवाद है एक तरीके से, तो डिफरेंट थिंग है। मैंने बोला कि पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, मैंने ऐसे नहीं बोला आपको कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, फिर तो डेफिनेटली आपका आंसर ऑक्सीजन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मैंने सीधा क्वेश्चन क्या पुट किया है कि पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो भैया पौधे रात के समय CO2 छोड़ते हैं और प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन। मैंने कोई भी आगे कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया किसी भी चीज को कि रात के समय छोड़ देंगे या प्रकाश संश्लेषण की, मैंने सीधा पूछा रात के समय, तो ऑब्वियसली बात है, रात को CO2 छोड़ते, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते, तो दोनों ही छोड़ेंगे ना गैसे, तो दोनों ही, ऑक्सीजन भी हुई और CO2 भी हुई। लेकिन वो आपको एग्जाम में स्पेसिफाई करके देगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, और रात के समय पौधों के द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, CO2। अच्छा, अब कुछ अपवाद है, जैसे बरगद का पेड़ हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गए, ये पौधे ऐसे हैं जो ऑल ओवर ऐसा बोला जाता है कि 24 घंटे कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। समझ रहे हो, पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीजन का एकमात्र अपरूप है ओजोन। ऑक्सीजन का एकमात्र अपरूप, अपरूप को बच्चों इंग्लिश में बोलोगे एलोट्रोप्स। क्या होते हैं, क्या होता है अपरूप, क्या होता है, जल्दी बताइए। जो एक ही चीज दो तीन गुण अलग अलग दिखाती है, जैसे कार्बन के 3 होते हैं, अपरूप होते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो कर। कौन सी डिफरेंट होती हैं,
मतलब कौन सी होती है, सही जा रहे हो आप, लेकिन प्रॉपर्टीज कौन सी डिफरेंट होती है और कौन सी सेम होती है, ये बता दो बस, फिर काम सेट है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरियंस होते हैं, 3 होते हैं, इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चलेंगे, इन्होंने तो जमा ही नहीं समझो। ठीक है, बेसिक चीज बताओ जो 10th तक आप बोले कि अप्रूव क्या होता है, प्रॉपरली डेफिनेशन दो। वो आपने एग्जांपल दे दी, जैसे डेफिनेशन अगर देना चाहे तो वो क्या देंगे, तो देखो क्या होता है जो कि ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान हो, ये सीधा पेपर में पूछा जाएगा, जिनके रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो। समझ गए, आप समझे हो कि ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, रासायनिक गुण समान हो, लेकिन भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे कि ओजोन गैस है, ये किससे बनी है, ऑक्सीजन से ही बनी है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन भौतिक क्या है, अलग अलग। उसी तरीके से इसका बेस्ट एग्जांपल, जैसे इन्होंने बोला कि कार्बन जो है उसके मेनली 2 एलोट्रोप्स होते हैं, एक हीरा और एक ग्रेफाइट, एक हीरा और एक ग्रेफाइट। ठीक है, बेसिक तो ये 2 ही होते हैं। ठीक है, हीरा जो है ये बिल्कुल अलग दिखता है किससे, ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट काला होता है, हीरा कलरलेस, लेकिन ये दोनों किससे बने हैं, कार्बन से। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हुई, सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हुई, डिफरेंट। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाए कि ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो, उन्हें क्या कहा जाता है, एलोट्रोप्स बोलते हैं, अपरूप कहते हैं। समझ रहे हो ना, समझ में आ गया तो लिख क्यों नहीं रहे, अंदर अंदर दसो यार। फिर ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो, उन्हें क्या बोला जाता है, अपरूप कहा जाता है, एलोट्रोप्स कहा जाता है। सेम इन केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन फिजिकल। ठीक है, चलिएगा। तो ओजोन का आप थोड़ा सा मेरे को मतलब इंट्रोडक्शन दे दीजिए। HSSC खासकर लैब अटेंडेंट के एग्जाम में पूछा गया था। HSSC का साइंस के बेस पे लैब अटेंडेंट का एग्जाम था, उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने मतलब अणु होते हैं, 3। ठीक है, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, 3। कैसे, O3 लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, O3। ठीक है, अब ये ओजोन गैस की परत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शायद मनुष्य के लिए, शायद क्या है ना, क्यों, क्योंकि देखिए वायुमंडल की एक परत है जिसका नाम क्या है, समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, समतापमंडल। ये जो समतापमंडल है इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, ओजोन गैस की परत। आपसे एग्जाम में पूछा जाए ओजोन गैस की परत वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है, तो आप क्या बता दोगे, समतापमंडल में। अब इसका काम क्या है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है, ठीक है। अब अगर ये पृथ्वी पर आती है पैराबैंगनी किरणें, कौन सी, पैराबैंगनी, इंग्लिश में बोलेंगे अल्ट्रावायलेट रेज, पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, इन शॉर्ट आपको लिखा मिल सकता है यूवी रेज। ठीक है, ये पृथ्वी पे आने से रोकती है। अगर ये पृथ्वी पे डायरेक्टली आती है तो रोग हो जाता है त्वचा की कैंसर, स्किन कैंसर। समझ गए, क्लियर है इतनी बात। अब ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, CFC। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, CFC,
फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसको एक नाम और भी दिया गया है, क्या दिया गया, क्या नाम दिया गया, फ्रियोन। फ्रियोन, ये भी ध्यान में रखिएगा, CFC का अनदर नेम फ्रियोन। क्लियर है, क्या, फ्रियोन, ये लिख रखा है। ठीक है जी, तो ये था ऑक्सीजन। ठीक है, ओजोन से एक दो क्वेश्चन जेन्युइन बन जाते हैं। सड़ी हुई मछली जैसी गंध कौन सी गैस से आती है, ओजोन से। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सड़ी हुई मछली जैसी गंध कौन सी गैस से आती है। अच्छा, और पूछ लिया जाए फोटोस्टेट की मशीन से कौन सी गैस निकलती है, क्या पूछ लिया जाए, फोटोस्टेट की मशीन से कौन सी गैस निकलती है, ओजोन। सड़ी हुई मछली जैसी गंध फोटोस्टेट की मशीन से। अच्छा, थर्ड पूछ लिया जाए आपसे कि जी बताइए चांदी की चमक को काला कौन सी गैस कर देती है, चांदी की चमक को काला कौन सी गैस कर देती है, ओजोन। समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, सारे पॉइंट क्लियर ने। चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिंबल होता है H। सबसे पीरियोडिक टेबल में फसाद की जड़ हाइड्रोजन है, पता है आपको। हाइड्रोजन की अभी तक भी पोजीशन नहीं डिसाइड। पीरियोडिक टेबल किसने किसने देखी है, आवर्त सारणी, हिंदी में आवर्त सारणी किसने किसने देखी है, पीरियोडिक टेबल। नहीं देखी तो आज जाके देख लेना, थोड़ा सा देखिए। यस मैम। आप लोग पीछे पीरियोडिक टेबल देखी है, नहीं देखी, पीरियोडिक टेबल नहीं देखी, वाह जी वाह। देखो ऐसी होती है, मेरी बात सुनो, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। मेरी साइंस तो समझ आ रही है ना, हाँ फिर ठीक है। कितने रामायण खत्म थे सीता कौन सी, ऐसे इस तरीके से होती है, ऐसे ही होती है ना। जिसने देख रखी है वो बता दो थोड़ा सा। अच्छे थल्ले दो डब्बे भी बने होंगे हैं, इस तरीके से होती है पीरियोडिक टेबल। और इसमें ना इस तरीके की लाइनें होती हैं, इसमें भी बना दो आप। ये पीरियोडिक टेबल है, ये मतलब आप लिटिल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसका, और आपको ये कंप्लीटली करवा देंगे, आपको दिखाएंगे एक एक चीज। मतलब ये होती है जी पीरियोडिक टेबल। ये जो देखो, ये जो खड़ी हुई लाइनें है ना बच्चों, ये खड़ी हुई लाइनें इस तरीके से, जिसको आप वर्टिकल लाइंस बोलते हो इंग्लिश में, इनको ना हिंदी में वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्ग, और इंग्लिश में ग्रुप। ये जो खड़ी हुई लाइनें हैं इनको क्या बोलते हैं, वर्ग यानी ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही बने हैं, लेकिन इनका टोटल कर दो 18। आपसे पूछा जाए एट प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल जो है इस तरीके से, ये जो बनी हुई है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी है, इसमें कुल वर्ग कितने होते हैं, तो क्या बताओगे, 18। कुल वर्ग कितने होते हैं, 18। और ये जो लेटी हुई लाइन है इस तरीके से, जिसको आप हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हो इंग्लिश में, लेटी हुई लाइनें जो है इनको बोला जाता है आवर्त, और इंग्लिश में बोलोगे पीरियड्स। ये टोटल कितने होते हैं, कितने होते हैं, 7, राइट। कितने होते हैं जी, 7 होते हैं। आवर्त कितने, 7, और ग्रुप कितने, 18। अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे टॉप पे बैठा है, हाइड्रोजन जो है ये टॉप पे बैठा है, समझ रहे हो इसको। और इसका परमाणु संख्या 1 होती है। परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी, 1। एटॉमिक नंबर जो है ये 1 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने, 1, प्रोटॉन भी कितना, 1। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको इस पोजीशन पे बिठा तो दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सी पीरियोडिक टेबल दुनिया में ऐसी हैं जहां पे इसको बिल्कुल अलग ऊपर सेट कर रखा है कि इसकी कोई भी पोजीशन डिसाइड नहीं है। ये आप जब पीरियोडिक टेबल करेंगे तो उस टाइम बताएंगे कि इसकी पोजीशन पे पंगा क्यों है अभी तक, समझ रहे हो। अभी अगर करेंगे तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो देखो हाइड्रोजन जो है ये पहले नंबर पर है, इसीलिए इसकी परमाणु संख्या क्या है, 1। समझ गए।
हाइड्रोजन की खोज मैंने आपको बता दी, किसने की थी? ट्रिक करी थी अपन ने, कैवेंडिश ने। तो हाइड्रोजन की खोज लिख लो, किसके द्वारा की गई? कैवेंडिश के द्वारा। हाइड्रोजन की खोज किसने की? कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने। तो यहाँ ना बड़े ही मुद्दे की बात है कि हाइड्रोजन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन से पानी बनता है H2O। जिंदा रह सकते हैं आप पानी के बिना? नहीं। समझ रहे हो? तो अब H2O हाइड्रोजन से बना पानी, हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एक जगह हाइड्रोजन जो है वो जिंदगी दे रहा है और एक जगह वो हाइड्रोजन जिंदगी ले रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाकर। क्या बनाकर? हाइड्रोजन बॉम्ब बनाकर। उसके पीछे क्या कारण है कि एक जगह तो हाइड्रोजन जिंदगी ले रहा है और दूसरी जगह हाइड्रोजन जिंदगी दे रहा है? उसके पीछे क्या कारण है? हाइड्रोजन बॉम्ब जिंदगी तबाह कर देता है। परमाणु बॉम्ब गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, गिराए गए थे ना। वहां पे जीवन आज भी दुर्लभ है, बहुत से बच्चे अपंग पैदा होते हैं वहां पे। तो परमाणु बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। समझ रहे हो? ठीक है। तो मैंने बोला कि हाइड्रोजन एक जगह तो जिंदगी दे रहा है और एक जगह जिंदगी ले रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाउ इट इज पॉसिबल? जल्दी बताओ, ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो कैसे पॉसिबल है। मैं अपा एक स्टोरी करते हैं, चलो। हाइड्रोजन नाम का एक पर्सन था। क्या था? हाइड्रोजन नाम का एक पर्सन। ठीक है। हाइड्रोजन के 3 बेटे थे। कितने? 3। 1H1, 1H2 और 1H3। ये तो इनकी मैंने नंबर लिख दिया। ये जो मैंने लिखा है ना 1H1, 1H2, 1H3, ये अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो ये इनके क्या है? समस्थानिक है। क्या है? समस्थानिक। इंग्लिश में बोलोगे आइसोटोप्स। क्या होते हैं आइसोटोप्स? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, एटॉमिक मास अलग अलग हो। समझ रहे हो? अब देखो, मैंने बोला परमाणु संख्या समान हो, तो एक है और एक है। ये नीचे वाली जो है इन तीनों की क्या है? परमाणु संख्या है। तो ये क्या है? सेम है। और ऊपर 1 2 3 ये है परमाणु द्रव्यमान। इसका 1 है तो इसका 2 है तो इसका कितना है? 3। तो ये चेंज हो रहा है। तो ये अगर ऐसे भी लिखे मिले ना आपको पेपर में 1H1, 1H2, 1H3 और आपसे पूछे ये क्या है, नीचे लिखा होगा समस्थानिक, समभारिक और एलोट्रोप्स को क्या बोलते हैं? अपरूप। क्या है? तो क्या बताओगे? समस्थानिक है। आप नीचे देख लेना, अगर नीचे वाला नंबर सेम है और ऊपर वाला क्या है? डिफरेंट है, तो ये क्या होंगे? समस्थानिक होंगे। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। समस्थानिक की डेफिनेशन, जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। अच्छा, अब चलो, मैंने बोला हाइड्रोजन के 3 बेटे। ठीक है। पहले को नाम इसने क्या दे दिया? प्रोटियम। इंग्लिश में भी प्रोटियम बोलेंगे। दूसरे को नाम दे दिया ड्यूटेरियम और थर्ड को जो नाम दिया ट्रिटियम। क्या नाम दे दिया? ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब ये जो प्रोटियम होता है ना बच्चों, प्रोटियम होता है, इसको हम P से डिनोट करते हैं, सॉरी H लिख दिया, इसको H से डिनोट किया जाता है। और ड्यूटेरियम को किससे डिनोट किया जाता है? D से। किससे डिनोट किया जाता है? D से। और ट्रिटियम को किससे डिनोट किया जाता है? T से। इसको प्रोटियम को H से, ड्यूटेरियम को D से, ट्रिटियम को किससे डिनोट करते हो? T से। अब हाइड्रोजन खुद को किससे डिनोट करते हैं? M से। हाइड्रोजन ने क्या काम किया? अपने 3 बेटों में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया, प्रॉपर्टी बांटी। तो क्या काम किया कि सारी की सारी प्रॉपर्टी किसको दे दी? प्रोटियम को। अपने वाला सिंबल किसको दिया है? प्रोटियम को। तो ऐसे ध्यान में रखना कि ये इसकी प्रॉपर्टी और सारी की सारी किसको दे दी? प्रोटियम को दे दी। तो ड्यूटेरियम क्या पड़ा इस पे? भारी। तो आपसे बच्चों पूछा जाए भारी जल का निर्माण कौन करता है?
हैवी वाटर का निर्माण कौन करता है? ये सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैवी वाटर का निर्माण कौन करता है? ड्यूटेरियम करता है। और हैवी वाटर जो होता है, भारी जल जो होता है, उसका आपसे पूछा जाए रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है? केमिकल नेम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब सूत्र पूछा जाए हैवी वाटर का, तो ड्यूटेरियम से क्या लिखते हो? D2O। D2O, ठीक है। इससे सिंपली ये जो ये था, इससे सिंपली जल बना, इससे भारी जल बना। अब ये बोला ट्रिटियम बोला कि तुम आपस में लड़ो, ठीक है, मैं दुनिया को लड़वाऊंगा। दुनिया को कौन लड़वाता है? हाइड्रोजन बम आज के टाइम पे। तो ट्रिटियम से किसका निर्माण हुआ? हाइड्रोजन बम का। किसका निर्माण हुआ जी? हाइड्रोजन बम का। क्लियर है? किसका निर्माण हुआ? हाइड्रोजन बम का। अच्छा, हाइड्रोजन बम, ये जो ट्रिटियम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट हिंदी में बोलोगे बच्चों, रेडियो सक्रियता तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व क्या? रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व, हाँ जी, रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं? जिनमें से रेडियो किरणें निकलती हैं। तो इसमें से भी क्या निकलते हैं? रेडियो किरणें निकलती हैं। समझ गए? ट्रिटियम में से, ठीक है। इन दोनों में से नहीं निकलती, उसमें से निकलती। क्लियर है? अच्छा, हाइड्रोजन बम समझ में आ गया किससे बनता है? ट्रिटियम से बनता है। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हाइड्रोजन के किस समस्थानिक से हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है, तो क्या बताओगे? ट्रिटियम से होता है। समझ गए? अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया था, तो हाइड्रोजन बम का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा। ध्यान में रखिएगा। और हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से बनता है। इन इंग्लिश नाभिकीय संलयन को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। यार इतने पेज क्यों खड़का रहे हो आप लोग? बाद में देख लेना बुक। बुक की तो देखते हो, घर पे जाके बोर्ड देख लो, घर पे दिखेगा बोर्ड, ठीक है। तो इसको देखिए, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बम जो बनता है वो किस प्रक्रिया से बनता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से। अच्छा, अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? नाभिक आपस में जुड़ते हैं, एडअप होते हैं। ये संलयन का मतलब क्या है? जुड़ना। हल्के नाभिकों से किसका निर्माण होता है? भारी नाभिक का। इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। अच्छा, ये जो नाभिकीय संलयन है इससे बना हमारा हाइड्रोजन बम। निर्माण किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। उसी तरीके से एक होता है परमाणु बम। परमाणु बम तो कंफ्यूज मत होना, परमाणु बम को हिंदी में एटॉमिक बम भी लिखा आ सकता है। और हरियाणा पुलिस जो पीछे पेपर हुआ था, शायद 2017 वाला जो पेपर हुआ था, 2016 में हुआ था, 2017 में जब फर्स्ट टाइम हुआ था, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हुए थे, हिंदी मीडियम वाले खासकर। उसमें लिखा गया था एटॉमिक बम। बच्चों ने एटॉमिक पढ़ा ही नहीं था, क्या पढ़ा था? परमाणु। तो दिक्कत आएगी, इसीलिए कुछ वर्डिंग इंग्लिश के भी याद रखा करो। एटॉमिक बम या फिर आप बोल सकते हो परमाणु बम, ठीक है। इंग्लिश में तो बोलते हैं एटॉमिक बम है। इसका निर्माण ओटो हान ने किया था। किसने किया था? ओटो हान। आपसे पूछा जाए परमाणु बम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ओटो हान। अब ये जो परमाणु बनता है, परमाणु बम बनता है, ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से बनता है। किसकी प्रक्रिया से बनता है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकों का टूटना। क्या? नाभिकों का टूटना। होप सो आप सबको ये समझ में आया होगा। क्लियर है? ऑक्सीजन कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट है, लेकिन हाइड्रोजन से क्या बनता है? जल। तो जल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि जल अस्थायी कठोर क्यों होता है, टेम्परेरी हार्ड क्यों होता है, परमानेंट हार्ड क्यों होता है। तो वो सारी की सारी चीजें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप आराम से उठ के पानी वगैरह पी सकते हो, क्योंकि अगर नीचे वाली क्लासेस आ जाती हैं तो फिर दिक्कत होती है, सारी करके, ठीक है, वॉशरूम वगैरह।